डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता था कि हार्ट अटैक के क्या कारण होते हैं, क्या होता है हार्ट अटैक? एक्चुअली हार्ट अटैक जिसको अपन बोलते हैं वो एक तरह से मानिए कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसको भी ऑक्सीजन और ब्लड की आवश्यकता होती है। तो जितनी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई उसको मिल रही होती है, जब उससे कम हो जाती है और क्रिटिकली कम हो जाती है तो हार्ट को के फंक्शंस जो हैं या उसकी मांसपेशियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। जहाँ तक कारण का सवाल है कि जितने ज़्यादा कारण शरीर में होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हार्ट अटैक के होंगे, जिनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। रिस्क फैक्टर में जैसे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, या शुगर की बीमारी है, या उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, या वो धूम्रपान या तंबाकू का प्रयोग करता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है। ये सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हार्ट अटैक में ये जो रिस्क फैक्टर हैं वो 1+1 2 नहीं होते हैं। यदि किसी को जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं उतने ही कई गुना उसको रिस्क बढ़ती जाती है हार्ट अटैक होने की। इसके अलावा अभी एक नया रिस्क फैक्टर आया है जिसको मैंने अभी हाईलाइट भी किया है और अपने एक पेपर पब्लिश भी किया है, कि जिन मरीजों में नपुंसकता की हिस्ट्री होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की हिस्ट्री होती है, उनमें हमने देखा है कि हार्ट अटैक और एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ना केवल हार्ट अटैक बल्कि लकवा होने के चांसेस भी, उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस भी, और इवन डेथ रेट भी और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी उन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है जिनमें नपुंसकता की हिस्ट्री होती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे एक रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, ऐसा कोई तरीका है कि जिसमें बिना सर्जरी करे या बिना इंटरवेंशन के हार्ट का इलाज किया जा सकता है? नॉर्मली तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद में एंजियोग्राफी करने के बाद ये डिसाइड होता है कि उसको बाईपास करना है या स्टेंट लगाने हैं। लेकिन जैसा कि प्रचलन में है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो इन मेथड से थोड़े परेशान भी हैं। तो अभी कुछ ऐसे मेथड्स आए हैं जो नॉन इन्वेजिव हैं, US FDA से अप्रूव्ड हैं, इवन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से भी अप्रूव्ड हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जिसको ECP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। तो वो उन पेशेंट्स में, जिन पेशेंट में हमको ये होता है कि बाईपास या स्टेंट नहीं लगाने होते हैं किसी कारण से भी, उन पेशेंट्स में इस मेथड से करीब 85 to 90% पेशेंट में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आता है। चलिए मैं आपको एक पेशेंट दिखाता हूँ जिनकी हम ECP कर रहे हैं। पैरों पे, थाइस पे, बटक पे तीन तरह के बलों बांधे हैं। ये नियमित रूप से फूलते और चढ़ते रहते हैं। ये जब फूलते हैं तो टोटल सफाई जो है वो हार्ट में जाती है, और हर धड़कन के साथ में जो एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो हार्ट को मिलता है। तो उस प्रेशर इफेक्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट को मिलता है, उसकी वजह से हार्ट की जो धमनियाँ होती है उसके बीच में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो नंबर भी इंक्रीज हो जाता है और वो साइज बढ़ जाता है। और इस तरीके से ये मेथड होता है जिससे जैसे इस पेशेंट में जो इंडिकेशन थी उनको पहले बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, और बाईपास ऑपरेशन के बाद में दोबारा से डैमेजेस हो गए हैं। अब ये कोई ऑप्शन नहीं है कि जो ट्रीटमेंट कराएं, एज भी बढ़ रही है, इसलिए हम इस ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि नियमित रूप से ज़्यादा नहीं हो तो हार्ट का प्रॉब्लम। ECP क्या सर 100% ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक का? नहीं, ऐसा अपन को नहीं बोलना चाहिए या ऐसा अपन को डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहिए कि केवल ECP सब पेशेंट्स को करें। जहाँ बाईपास की ज़रूरत पड़ती है वहाँ बाईपास कराना होता है, जहाँ स्टेंट लगाने होते हैं स्टेंट लगाने होते हैं। लेकिन दो महत्वपूर्ण पेशेंट्स होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम बाईपास या स्टेंट नहीं लगा सकते हैं। वो कौन से पेशेंट होते हैं? वो पेशेंट होते हैं किडनी डिजीज़ के, सीवियर लंग डिजीज़ के, अस्थमा के, COPD के, लीवर डिजीज़ के, या बहुत ओल्ड एज पेशेंट होते हैं जिनमें वो
ऑपरेशन या स्टेंट के लिए फिट नहीं होते हैं, उन पेशेंट्स में ECP के मेथड से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरा ग्रुप है पेशेंट्स का जिनमें उन्होंने बाईपास करा ली या स्टेंट डलवा ली, 10 साल 15 साल बाद में वो स्टेंट ब्लॉक हो गए दोबारा से, या बाईपास जो ग्राफ्ट लगाए हैं वो ब्लॉक हो गए दोबारा से, उनमें कोई ऑप्शन नहीं है, दोबारा सर्जरी होना बहुत मुश्किल है, दोबारा स्टेंट लगना बहुत मुश्किल है, उन पेशेंट्स में ECP का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तीसरा एक ग्रुप और है जिन पेशेंट्स को सीवियर हार्ट अटैक हो चुके होते हैं, उनकी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ने से उनकी जो पंपिंग एक्शन होती है वो पंपिंग एक्शन कम हो जाता है और उनको उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेल्योर। उन पेशेंट्स में मतलब बहुत मुश्किल है कि उनको ट्रीट किया जाए मेडिसिन से। सेकंड, उनको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, तो उनकी और हॉस्पिटल में ही नहीं उनको ICU में भर्ती होना पड़ता है, तो जो टोटल अपन कॉस्ट देखें तो उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। उन पेशेंट को यदि ECP का ट्रीटमेंट दिया जाए तो उन पेशेंट में हमने देखा है कि उनके हार्ट की क्षमता जो होती है, पंपिंग क्षमता जो होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और जो इसका इंडेक्स होता है जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सर, क्या अपन ये मान सकते हैं कि ECP जो है एक हार्ट सर्जरी और स्टेंट का एक मतलब अल्टरनेट हो सकता है? ये इसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ही कहते हैं, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि भाई जिसको बाईपास करा सकते हैं उनको अपन ECP करें या केवल सब पेशेंट को ECP करें। जैसे मैंने पहले कहा, तो अपने को ये चूज करना चाहिए कि भाई ये पेशेंट सबसे अप्रोप्रिएट बाईपास ऑपरेशन के लिए है, ये अप्रोप्रिएट स्टेंट के लिए है, ये अप्रोप्रिएट ECP ट्रीटमेंट के लिए। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ECP मतलब किस तरह से काम करता है? तो सर बेसिकली क्या, जो हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करने के लिए 3 वेसल्स होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। उन कोरोनरी आर्टरीज के बीच में छोटे छोटे पाथवेज होते हैं जिनको हम कोलेटरल्स कहते हैं या सैधमनिया कहते हैं। तो अक्सर जब एक आर्टरी ब्लॉक होती है तो दूसरी आर्टरी से उन सैधमनियों के द्वारा उस एरिया को टाइम बिंग ब्लड मिल जाता है, लेकिन वो पूरी तरह डेवलप नहीं होती है। तो ECP ट्रीटमेंट में जो बेसिक काम है वो यही है कि जो 3 धमनियों के बीच में जो सैधमनियाँ होती हैं उसका नंबर भी बढ़ जाता है, उनका आकार भी बढ़ जाता है और उनसे ब्लड सप्लाई जाने का माध्यम भी बढ़ जाता है। तो सपोज करो किसी एक आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो दूसरी आर्टरी में से उस सैधमनियों के थ्रू जिस एरिया में ब्लड सप्लाई रुक गई है उसको ब्लड सप्लाई मिल जाती है। जैसे अपन ने आजकल देखा है कि भाई नदियों को जोड़ देते हैं। अब नदियों को जोड़ने का फायदा यही है कि भाई एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी में पानी कम है, तो उससे उसका पानी उसमें चला जाए। तो इसी तरीके से ये भी जो मेथड है वो उस तरह का ही मेथड है कि भाई सैधमनियाँ हैं उनको ज़्यादा डेवलप कर दो, और ज़्यादा डेवलप करने से जो जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, सैधमनियों के माध्यम से उनको वो ब्लड सप्लाई मिलने लगे और हार्ट अटैक उनको नहीं। सर, क्या हार्ट अटैक पेरेंटल होता है? क्या कोई आनुवंशिकी इसमें चलता है? आनुवंशिकता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम हमेशा ये हिस्ट्री लेते हैं कि जिन परिवार में यदि मदर फादर को 50 साल की उम्र से कम उम्र में हार्ट अटैक होते हैं तो बच्चों को हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्या संदेश आप देंगे सर पब्लिक को कि किस तरह से अपनी हार्ट की केयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपने को रेगुलर हेल्थ चेकअप करा के ये मालूम करना चाहिए कि कौन सा रिस्क फैक्टर उनमें ज़्यादा है। यदि कोई भी रिस्क फैक्टर जो मैंने पहले बताए हैं उसमें से, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, स्मोकिंग हो, मोटापा हो, नपुंसकता हो, यदि इस तरह कोई भी रिस्क फैक्टर उसके अंदर हैं तो उसका पूरा ट्रीटमेंट करा के रखना चाहिए ताकि हार्ट अटैक नहीं हो, या हो तो बहुत सीवियर नहीं हो। दूसरा, हम ECP को एज ए प्रिवेंटिव मेजर भी यूज कर सकते हैं। हमको ये मालूम है कि 1 या 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर जब होते हैं तो उनको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि हार्ट अटैक होने से पहले भी हम ECP ट्रीटमेंट देते हैं तो उनमें या तो हार्ट अटैक नहीं होंगे या होंगे तो बहुत ज़्यादा तीव्रता के नहीं होंगे।